मैं ब्रजेश सिंह आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करना चाह रहे हैं जिसका विषय है कि जो प्रश्न पत्र हैं हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज के जो प्रश्न पत्र हैं उस पे हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे ऑनलाइन सॉल्व कराएंगे। तो अलग अलग विषयों के सॉल्व कराए जाएंगे। उसमें आज जो है हम लोग इन्वायरमेंट से शुरू कर रहे हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से शुरू कर रहे हैं। इसके 2 3 या 4 पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें काप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हैं उससे संबंधित है। तो काप 18 दोहा में, काप 19 वारसा में, काप 20 लीमा में, काप 21 कहाँ हुआ है? यहाँ क्या लिखा है? मराकेश। और कहाँ हुआ है काप 20? पेरिस में। पेरिस में हुआ है ये। काप 21 कहाँ हुआ है? यहाँ मराकेश लिखा है। कहाँ हुआ है? पेरिस में। क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेरिस हो जाएगा। तो कौन सा पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है। लेकिन कितने काप हो चुके हैं? 27 हो चुके हैं। ठीक है। तो 20वां कहाँ हुआ? लीमा में। 21वां पेरिस में। 22वां कहाँ हुआ है? काप 22 से 27 तक। तो काप 22 कहाँ हुआ है? मराकेश या मोरक्को में। काप 23 कहाँ हुआ है? जर्मनी के बान में। काप 24 कोटोबिस पोलैंड में। काप 26 कहाँ हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और अभी हाल ही में जो काप 27 हुआ है कहाँ हुआ है? मिस्र के शर्म अल शेख में। शर्म अल शेख में हुआ है। सूर्य तप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। इंसोलेशन या सनरेज। और दूसरा स्टेट कथन कथन है। कारण क्या है? सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। सन से आ रही या सूर्य से आ रही ऊर्जा है। और उसी पे क्या होता है? पूरा इकोसिस्टम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होता है। तो हम लोग भी निर्भर होते हैं, क्योंकि हम लोग भी इकोसिस्टम के पार्ट हैं, हम लोग भी इस पे निर्भर होते हैं। तो यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसमें क्या है? ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की का सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु मृदा की रचना खनिजों के स्तर को परिवर्तित करती है। पौधों एवं जंतुओं के अतिरिक्त सूक्ष्मजीवी भी कीस्टोन प्रजातियों के रूप में काम करते हैं। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती हैं? कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कम बायोमास और ऊर्जा के बावजूद कम बायोमास और कम संख्या के बावजूद किसी इकोसिस्टम के को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है। तो की स्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु मृदा की रचना खनिजों के स्तर को परिवर्तित करती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है? पौधों एवं जंतुओं के अतिरिक्त सूक्ष्म जीवी भी कीस्टोन प्रजातियों के रूप में काम करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था? तो वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वियना और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह दोनों सम्मेलन वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना कब हुआ था? 1985 में। 1985 में हुआ है और इस पे
88 में क्या हुआ है, सहमति बनी। वियना में क्या हुआ है, 85 में हुआ है, और 88 में सहमति बनी है। ये किस लिए है, ओजोन संरक्षण के लिए। यह बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो ओजोन संरक्षण के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ है, 87 में, 1987 में हुआ है। इसका भी, यह भी किससे संबंधित है, ओजोन परत के संरक्षण से, ओजोन परत के संरक्षण से। तो इसमें ओजोन परत का संरक्षण कहां दिया है, सी ऑप्शन में। प्रदूषक और उसके सोर्स, इनको मिलाना है। कौन सा सुमेलित है, हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेटर या स्प्रे से नहीं निकलता है, आपको पता है यहाँ पे सीएफसी निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पारा जो है सिलिकॉन की खादान से नहीं निकलता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वहां प्रोड्यूस हो जाएंगे जहां क्या होगा, तापमान टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या इंडस्ट्री होगी वहां हो सकता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे बादल के गरजने चमकने से भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड का ऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड सूती वस्त्र के कारखानों से नहीं निकलेगा। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, सी, नाइट्रोजन ऑक्साइड तापीय ऊर्जा संयंत्रों से। कीट भक्षी पौधे पाए जाते हैं जहां की मृदा कैसी होती है, जहां की मृदा में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। ये जीव क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जैसे ड्राफेरा है, यूट्रिकुलेरिया है, नेपंथीज है, ये सब उसकी स्पीसीज हैं। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। इसमें मिलान करना है, तो वन्यजीव अभयारण्य है और उधर क्या है, राज्य है। तो कोरिंगा, कोरिंगा क्या है, वन्यजीव अभयारण्य है। कोरिंगा को आपने और पढ़ा होगा मैंग्रोव के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मैंग्रोव, जो तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ जो आंध्रा का रीजन है, आंध्रा के कोस्ट पे कोरिंगा पाई जाती है। तो आंध्रा कहाँ हो गया, इससे मिला दीजिए। पारसनाथ हिल कहाँ है, झारखंड में है। अभी करंट में जो जैन धर्म से संबंधित इशू था उसमें आपने पढ़ा होगा। चंद्रताल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सुखना झील कहाँ है, चंडीगढ़ में। इसको मिला दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। इनके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं, मतलब किसके संरक्षण में, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त होता है। तो समुद्र का वर्षावन कहने का क्या मतलब है, यहाँ बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा रिच होती है। बायोडायवर्सिटी रिच एरिया होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ कोरल पाए जाते हैं। कोरल क्या करते हैं, प्रजातियों, यहाँ उनके लिए, अन्य प्रजातियों के लिए शेल्टर की व्यवस्था हो जाती है, फूड की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ छोटी छोटी मछलियाँ, छोटे छोटे जीव ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या कर रहा है, प्रवाल भित्तियाँ समुद्र के वर्षावन कहा जाता है इसको। इसके संरक्षण में अनेक सागरीय जीव जंतुओं को आश्रय प्राप्त होता है। तो दोनों सही है और व्याख्या कर रहा है, तो ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी डॉल्फिन मीठे जल में पाई जाती है, तो बैजी डॉल्फिन है, बोटो डॉल्फिन है, सिंधु डॉल्फिन है, उपरोक्त सभी है। तो बैजी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है, बैजी डॉल्फिन चीन में पाई जाती है, यांगसी रिवर में पाई जाएगी, चीन के यांगसी रिवर में पाई जाएगी। बोटी डॉल्फिन कहाँ पाई जाएगी, लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका के अमेजन में पाई जाती है मेनली। ये अमेजन में पाई जाएगी। और सिंधु डॉल्फिन कहाँ पाई जाएगी,
पाकिस्तान के सिंधु रिवर में, तो ये पाकिस्तान में पाई जाएगी। ये सारी डॉल्फिन जो है मीठे पानी की डॉल्फिन है, तो इनसे आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आईयूसीएन सुरक्षा सूची के अनुसार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कहाँ रखा गया है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को कहाँ रखा गया है? ये रखा गया है गंभीर खतरे के रूप में, मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा गया है। रॉटरडैम सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है? कीटनाशकों एवं जैव औद्योगिक रसायनों के व्यापार वाणिज्य को रेगुलेट करने से संबंधित है। रॉटरडैम सम्मेलन किससे संबंधित है? और कीटनाशक औद्योगिक रसायनों के व्यापार वाणिज्य के लिए पूर्व सूचना देने से संबंधित है। 1998 में इसको शुरू किया गया, 1998 में शुरू किया गया, 2004 में ये क्या हुआ, प्रभावी हुआ। कौन सा रामसर स्थल मानव निर्मित स्थल है? तो दीपोर बिल है, चिल्का, लोकटक और भोज। तो इसमें भोज है, ठीक है। ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में, एमपी में। कौन सा सुमेलित नहीं है? त्वचा कैंसर, पराबैंगनी किरणें। तो पराबैंगनी किरणों से त्वचा कैंसर होता है। ओजोन छिद्र पीएफसी से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है। ध्वनि की तीव्रता का माप किससे होता है? डेसिबल से। वैश्विक तापन कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वैश्विक तापन किससे होता है? CO2 है उसके लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है, ये गलत हो गया फिर। डी। निम्नलिखित में कौन सी मानसूनी वनस्पति है? इसमें है साल है, सागौन है, चंदन है और देवदार है। इसमें क्या है? साल, देवदार, सागौन और चंदन। तो देवदार जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियां हैं देवदार। चंदन आप जानते हैं साउथ इंडिया में पाया जाता है। सागौन लगभग पूरे भारत में पाया जाता है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न हुई है? कार्बन क्रेडिट अभी हमने पीछे बताया था, किससे शुरू हुई कार्बन क्रेडिट? क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था? 1997 में। कब लागू हुआ? 2005 में। वनस्पति संरक्षण की स्वास्थानीय पद्धति, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति संरक्षण की स्वास्थानीय पद्धति का स्थान नहीं है? इन सीटू और इक्स सीटू। इन सीटू क्या होता है या स्वास्थानीय क्या होता है? इन सीटू, इन सीटू में क्या होता है? जो प्रजाति जहां पाई जा रही हो प्राकृतिक रूप से, वहीं उनका क्या कर दिया जाए? संरक्षण कर दिया जाए। तो वहीं संरक्षण कर दिया जाए। तो इसमें देखिए वहीं संरक्षण किसका किसका हुआ है? दो बायोस्फीयर रिजर्व में वहीं हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान में वहीं हुआ है, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी वहीं हुआ है। लेकिन वनस्पति उद्यान में हो सकता हो कि वहां अन्य क्षेत्रों से भी वनस्पतियां लाके क्या की जाएं, वहां प्लांट की जाएं। तो ये जो है उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में किसकी सूची है? जैव विविधता हॉटस्पॉट में मौजूद स्थानिक पौधों और पशु प्रजातियों की। तो सिर्फ जैव विविधता हॉटस्पॉट कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। संकटग्रस्त पौधे और पशु प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, इसमें आएगा। विभिन्न देशों में प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए संरक्षित स्थल, ये नहीं होगा। प्राकृतिक संसाधन और प्रकृति, तो ये नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल दो, केवल दो बी में। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस एक में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, रामसर सम्मेलन के साथ घोषित आर्द्रभूमि, वन्यजीव अभ्यारण्य।
इसमें क्या होता है, 3 भाग होते हैं इसके। कोई भी नेशनल पार्क हो या बायोस्फीयर रिजर्व हो तो उसके 3 भाग होते हैं, कोर होगा, बफर होगा और ट्रांजिशन जोन होगा। तो कई बार क्या होता है, जो नेशनल पार्क होता है इसमें अनुमति नहीं होती है। इसमें कुछ हद तक अनुमति होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इकोसिस्टम को, पूरे इकोसिस्टम को प्रिजर्व किया जाता है या इकोसिस्टम का कंजर्वेशन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान में नहीं अनुमति होती है बायोमास को एकत्र के लिए, इसमें अनुमति नहीं दी जाती है। इसका जो लेजिस्लेशन होता है अधिक कठिन होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, गारो हिल्स, लोकटक झील, बैराल, ये बरेल रेंज है, बरेल रेंज ये कहाँ है, असम में है। असम में गारो खासी जयंतिया, जैसे हम लोग देखते हैं गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे है बरेल। और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और ये डाफला पहाड़ियां, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में हैं, लेकिन नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डाफला पे नहीं है। तो इसमें सही कौन सा होगा, सही केवल एक हो जाएगा। नोकरेक जो है कहाँ है, गारो पे है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर विचार कीजिए। खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, विश्व विरासत सम्मेलन। अब पूछ रहा है उपयुक्त में से किसका जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है। तो जैव विविधता पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी पड़ेगा। और मरुस्थलीकरण में निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, इसका भी प्रभाव पड़ेगा। और विश्व विरासत सम्मेलन, तीनों का प्रभाव पड़ेगा इस पे। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैव विविधता पर प्रभाव के संदर्भ में पूछ रहा है, तो इन तीनों संस्थानों का प्रभाव पड़ेगा जैव विविधता पर, तो तीनों हो जाएगा। अर्थ आवर, अर्थ आवर यह यूनेप और यूनेस्को की एक पहल है। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी हर साल एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देता है। यह जलवायु परिवर्तन और ग्रह को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक आंदोलन है। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें यह यूनेप और यूनेस्को की पहल नहीं है। यह यूनेप और यूनेस्को की पहल नहीं है, यह किसकी पहल है, WWF की पहल है। यह किसकी पहल है, WWF की, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, तो ये यूनेप की पहल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये क्या है, 1 घंटा बिजली बंद कर दी जाती है, तो ये भी सही है। और जलवायु परिवर्तन ग्रह को बचाने के लिए एक जागरूकता का कार्यक्रम है, तो ये भी सही है। तो 2 3 किस में है, सी ऑप्शन में, तो ये सही हो जाएगा आपका। दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो दंपा कहाँ है, मिजोरम में। दंपा मिजोरम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सारामती चोटी कहाँ है, सारामती चोटी नागालैंड में है। जबकि गुमटी कहाँ है, गुमटी सिक्किम में नहीं है, त्रिपुरा में है। कहाँ है, त्रिपुरा में। गुमटी कहाँ है, त्रिपुरा में। तो क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही है, 1 3 सी में है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
दिए गए कदमों में कौन सा सही है? तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में। और यह किसके तहत तहत गवर्न होता है? 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड कब बना? 62 में। और ये गवर्न किससे होता है? पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के अधीन। 1960 के अधीन। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ? गलत हो गया। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण क्या है? एक सांविधिक निकाय है। ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, यह एक कैसा है? वैधानिक निकाय है या सांविधिक निकाय है? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। तो कौन सा गलत है? ये गलत है। और ये दोनों क्या है? सही है। यानी 2 3 सही है। तो 2 3 किस में है? बी में है। तो बी सही हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किसके पास प्रवाल भित्ति है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी। तो इसमें से किसके पास है? इसके पास है। इसके पास भी है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो यहाँ बीच का क्षेत्र है। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी में है। और कच्छ की खाड़ी में भी है। कच्छ कहाँ है? गुजरात वाला रीजन है। ठीक है, तो कच्छ की खाड़ी यहाँ पे भी है। और सुंदरबन में, सुंदरबन में नहीं है। ठीक है, सुंदरबन में क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए? सैलाइन वाटर चाहिए। सैलाइन वाटर कहाँ मिलेगा? अन्य जगहों पे सैलाइन वाटर मिलेगा और सुंदरबन में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, सुंदरबन में जली नदियां क्या करती हैं? अपने जल को प्रवाहित करती हैं। तो वहां क्या होगा? स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी। उसमें भी प्रवाल नहीं पाए जाते हैं। स्वच्छ जल स्वच्छ जल में क्या होता है? जो स्थलीय भाग से नदियां जाती हैं तो वो सेडिमेंट्स लेके जाती हैं। ये सेडिमेंट क्या करते हैं? ये सेडिमेंट प्रवालों के मुंह में चले जाते हैं, जिससे उनकी जो फिजियोलॉजी होती है या उनका मुंह बंद हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 1 2 और 3 सही हो जाएगा। लाइकेन जो एक नंगी चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रमण आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका एक सहजीवी साहचर्य है? लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? तो लाइकेन बना होता है शैवाल और कवक से मिलकर। लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? शैवाल मतलब एल्गी और फंगाई से मिलकर बना होता है। एल्गी और फंगाई। एल्गी में, एल्गी वाले भाग को क्या कहा जाता है? फाइकोबियांट। फाइकोबियांट कहा जाता है। फंगाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो माइकोबियांट कहा जाता है। फाइकोबियांट एल्गी वाले भाग को कहा जाता है। फंगाई वाले भाग को क्या कहा जाता है? माइकोबियांट कहा जाता है। ये दोनों सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। ये क्या करता है? जो फंगाई होता है वो सैप्रोफिटिक होता है, मृतोपजीवी होता है। सड़े गले मृत पदार्थों से क्या करता है? अवशोषण करता है पदार्थों का। और प्रोवाइड किसको करता है? इसको प्रोवाइड करता है। ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है? फूड बनाता है और इसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? लाइकेन। लाइकेन बने होते हैं शैवाल और कवक से, एल्गी एंड फंगाई से। ये जो है इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के। और पॉल्यूशन में कौन सा पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन के इंडिकेटर होते हैं। और एयर पॉल्यूशन में भी सल्फर डाइऑक्साइड के, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ये क्या करते हैं? इंडिकेटर का काम करते हैं। मतलब इनका विकास, सल्फर डाइऑक्साइड का कंटेंट जहां ज्यादा होता है वहां पर इनका विकास बाधित हो जाता है।
सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप के लिए बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव प्रबंधित किया जाता है। एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसके लिए क्या होगा आंसर? इसका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? आप ये लोग जानते हैं, गंगा डॉल्फिन। ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उपयोग के लिए नियंत्रण और चरणबद्धता से संबंधित है। ओजोन के लिए अभी हमने क्या बताया था? ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। कब था? 1987 में। क्योटो कब था? क्योटो कब था? 97 में। 1997। लागू कब हुआ? 2005 में। रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है जिसका अक्सर समाचारों में जिक्र होता है? रियो प्लस 20 क्या है? रियो प्लस 20, रियो प्लस 20 यह सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। रियो प्लस 20 का क्या मतलब हुआ? रियो de जेनेरियो में 1992 में सम्मेलन हुआ था। कहाँ? ब्राजील का एक शहर है रियो, वहां पे सम्मेलन हुआ था। इसके 20 साल बाद 2012 में जो सम्मेलन होगा उसको क्या कहा जाएगा? रियो प्लस 20। यह किससे संबंधित है? सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट, ये किससे किससे संबंधित है? संवैधानिक सुधार से, गंगा कार्य योजना से, नदियों को जोड़ना? नहीं, तो ये पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित कमेटी है, जिसको क्या कहा जाता है? गाडगिल कमेटी और कस्तूरी रंजन समिति। पश्चिमी घाटों के संरक्षण के लिए कमेटी बनाई गई थी। ट्रैफिक, ट्रैफिक में जीवों और वनस्पतियों के व्यापार संबंधी विश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन के तहत एक ब्यूरो है। ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा नहीं है। तो पहला क्या होगा स्टेटमेंट? ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम का। तो ट्रैफिक किसका है? WWF और IUCN का है ये। WWF और IUCN, ठीक है। तो इसमें यूनेप का रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ट्रैफिक एक मिशन है, यह सुनिश्चित करना है कि जंगली पौधों और जानवरों का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के लिए खतरा तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 39 का बी हो जाएगा। केवल 2 सही हो जाएगा। यूएन रेड, यूएन रेड रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन संगठन की शुरुआत इसकी की गई थी 2008 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2008 में शुरुआत की गई थी। इसमें क्या था कि जंगलों में जो संचित कार्बन है इसकी मात्रा का आर्थिक मूल्यांकन करना है। उसकी मात्रा का आर्थिक मूल्यांकन करना है। वन्य उत्पादों, तो ये सही हो जाएगा इसमें। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन एक क्या है? तो क्या है ये? नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? पॉल्यूटेंट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। डीटीटी प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग, कीटनाशक, पारा, सीसा, आर्सेनिक, ये सब क्या है? ये सब है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, जिसको मतलब डिग्रेड नहीं किया जा सकता आसानी से। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? एक सही सुमेलित है।
अष्टमुडी, भोज, भोज अभी पीछे बात की हमने, भोज कहाँ था, मध्य प्रदेश में था, तो झारखंड, ये नहीं होगा। अष्टमुडी कहाँ है, कर्नाटक में नहीं है, ये केरला में है, तो ये गलत हो जाएगा। कोलेरू झील कहाँ है, कोलेरू झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू, कोलेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश में है तो ये भी, यहाँ क्या लिखा है, मणिपुर, तो ये भी गलत हो गया। सही कौन सा है, वेम्बनाड, केरला। वेम्बनाड क्या है, केरला में है। केरला पे ये कैसी झील है, लैगून लेक है, यहाँ पे 3 लैगून पाए जाते हैं, कौन सा, तो एक है अष्टमुडी, ये भी केरला में पाया जाएगा, वेम्बनाड ये भी केरला में, और एक है फास्टम कोटा। 3 है ये, रामसर साइट में भी आएंगे, और क्या है, लैगून भी हैं। लैगून या बैक वाटर, हिंदी में इसको पश्च जल भी कहा जाता है। लैगून, बैक वाटर या पश्च जल कहाँ पाए जाएंगे, केरला में। भारत में अवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पहला राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा होगा। अब ये बहुत सरल क्वेश्चन है, कार्बेट। पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होगा कि ये इक्वेटर है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, तो वेजिटेशन या जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी, यहाँ ज़्यादा पाई जाएगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, जैव विविधता कम होती जाएगी। तो यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंध, शंकुधारी, उत्तरी ध्रुवी, तो कहाँ जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, यहाँ जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो केरला में स्थित है, साइलेंट वैली केरला में है। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है, मत्स्य, खनन, निर्माण और कृषि, तो एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला विषय है जलवायु से। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21, पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 ये 97 में, मतलब 92 और +5, 1992 +5 तो 97 हो गया। और कार्बन व्यापार, तो कार्बन व्यापार के लिए अभी हमने क्या बताया था, कार्बन व्यापार के लिए हमने बताया था क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल बताया था ना, तो क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा, तो ये मतलब क्या है, सुमेलित नहीं है सही। G20 देश में शामिल विश्व के 4 सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक देशों का सही क्रम है। अब इसमें आपको पता है चीन नंबर 1 पे हो गया है, चीन नंबर 1 पे, उसके बाद यूरोपीय संघ, चीन अमेरिका, चीन चीन अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, अमेरिका और इंडिया, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित अनुक्रमों में पारितंत्र की बढ़ती उत्पादकता के क्रम में, मतलब प्रोडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको दिखाना है। तो घास स्थल, झील, मैंग्रोव, महासागर, मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर, झील, घास स्थल, महासागर, तो सबसे कम कहाँ होगी, मैंग्रोव में महासागर में होगी। उसके बाद क्या होगा, झील में उससे ज्यादा होगी, घास में उससे ज्यादा होगी, और मैंग्रोव में क्या होगा, सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि मैंग्रोव तटीय क्षेत्रों में पाया जाएगा। ये क्या होगा, कैसा क्षेत्र है, इकोटोन है। इधर क्या है, स्थलीय है, इधर जल वाला क्षेत्र है, ये इकोटोन है, और इकोटोन में क्या होता है, जैव विविधता ज्यादा होती है, तो इन क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी, तो क्रम क्या हो जाएगा, महासागर, झील, घास स्थल और मैंग्रोव। एस्चुरियन पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन नंबर 50, ये क्या है, एस्चुरियन पारिस्थितिकी तंत्र से क्या तात्पर्य है।
तो प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग व प्रबंधन से। ऐसा नहीं होगा। नदियां क्या करती हैं, भारत की कुछ नदियां इधर जो प्रवाहित होती हैं वो क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, नर्मदा और तापी। तो वो क्या करती हैं, एक इकोसिस्टम फार्म करती हैं। यहाँ क्या करेंगी, एक इकोसिस्टम बनाएंगी। तो नदी के मुहाने वाले क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न जीवधारियों का अध्ययन तो इसी में आएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुसूची में जीवों के शिकार की अनुमति होती है। तो अभी मैंने बताया था कि 1 से 4 तक क्या होता है, 1 से 4 तक इनका आप शिकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इधर से क्या होता है, जो नियम कानून होते हैं 1 और 2 के लिए ज्यादा टफ होते हैं, कठिन बनाए जाते हैं, और बाद में क्या होगा, कम हो जाए। लेकिन 5वीं सूची में जो शामिल होंगे उनका शिकार आप क्या कर सकते हैं, शिकार उनका कर सकते हैं। तो 5वीं अनुसूची कहाँ है, डी में है। 6ठी अनुसूची में क्या होगा, इसके अंतर्गत प्लांट को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ पुनर्वास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 2018 में शुरू की गई अपनी तरह की परियोजना है। इसके तहत बाघों को पन्ना टाइगर रिजर्व में से सतकोसिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया। तो यह क्या है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें 2018 में शुरू किया गया, लेकिन यह कान्हा टाइगर रिजर्व से एक नर महावीर और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से एक मादा सुंदरी, मतलब कान्हा से महावीर को लाया गया और बांधवगढ़ से मादा सुंदरी को लाया गया। और इनको कहाँ बसाया गया, सतकोसिया। सतकोसिया कहाँ है, उड़ीसा में। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये सही होगा, केवल एक हो जाएगा उसमें। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करने वाली तैरती वनस्पतियों के साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है। तो इसमें कौन सा होगा, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, कैबुल लमजाओ, केवलादेव, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें हो जाएगा कैबुल लमजाओ। कैबुल लमजाओ कहाँ है, कैबुल लमजाओ उद्यान मणिपुर में है। 40 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। इस पे एक स्पीसीज पाई जाती है, संगाई, संगाई हिरन है, या इसी को थामिन भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती हैं, मणिपुर में। मणिपुर में लेक का नाम क्या है, लोकटक लेक। लोकटक लेक पे ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो क्या करता है, तैरता है। 40 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। कौन सा कथन एंटीबायोसिस सही ढंग से समझाता है। एक प्रजाति अन्य प्रजातियों को आहार के लिए मारती है, नहीं। एक जीव अन्य जीवों से लाभान्वित होता है, ये भी नहीं। एक जीव द्वारा स्राव, मतलब कुछ वो प्रोड्यूस करता है जो अन्य जीवों के लिए हानिकारक है। प्रोडक्शन फिक्रीशन कुछ करता है जो अन्य जीवों के लिए क्या करता है, हानिकारक होता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस कहा जाएगा। प्रतिस्पर्धा होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के पेड़ पौधे, तो फिर पेड़ पौधे तो होगा नहीं। एक भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और जीव, ये सही है, लेकिन और सही वनस्पति और जीव अपने पर्यावरण के साथ, ये ज्यादा सही है। ये परिभाषा क्या है, ज्यादा सही। एक महाद्वीप पे वनस्पति, तो ये सबसे उपयुक्त परिभाषा है इसकी। की स्टोन प्रजातियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। की स्टोन प्रजातियां इसके बहुतायत के सापेक्ष अपने पर्यावरण पर असमान रूप से बड़े प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। की स्टोन प्रजातियां क्या होती हैं, जो कम संख्या और कम जैव भार
के बावजूद किसी इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसका इकोसिस्टम के बने रहने के लिए, बनाए रखने में इकोसिस्टम को महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए ये प्रजातियां क्या हैं, व्यापक प्रभाव, बड़े प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाघ की स्टोन प्रजाति है क्योंकि वे जंगल के प्रजातियों की संरचना का निर्धारण करते हैं। ये भी बात सही है, ठीक है। वो कम संख्या और कम वॉल्यूम यानी जैव भार या बायोमास के बाद भी क्या करते हैं, कम बायोमास के बावजूद इकोसिस्टम को बनाए रखते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या और बायोमास का पिरामिड दोनों सीधा और उल्टा हो सकता है। तो अभी मैंने पीछे बताया था, संख्या और बायोमास का पिरामिड क्या हो सकता है, सीधा और उल्टा हो सकता है। ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं जा सकता। तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट क्या है, ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं जा सकता। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर बी इन्वर्टेड। ये स्टेटमेंट भी सही है और ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया, 86 में। इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, छाता विधान। क्या कहा जाता है, एक छाता विधान। मतलब पर्यावरण से संबंधित जितने नियम हैं सब इसी के तहत आएंगे। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो। वार्षिक तापमान, तापमान 22 डिग्री से क्या हो, ऊपर है। वर्षा कितनी हो रही, 200 सेंटीमीटर से ऊपर है। आबनूस, महोगनी महत्वपूर्ण प्रजातियां पाई जा रही। तो ये सारी विशेषता कहाँ के लिए है, जहां ज्यादा वर्षा होती है, मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता है। इसमें कुछ और वनस्पतियां भी पाई जाती हैं, जैसे लाइनास, इपीफाइट, इपीफाइट्स मतलब इसको महालताएं कहेंगे, महालताएं, इपीफाइट्स। इपीफाइट्स का मतलब ऐसे पौधे जो पौधों के ऊपर पाए जाते हैं, इपीफाइट्स कहे जाएंगे। इसको क्या कहा जाएगा, लाइनास का मतलब महालताएं। और क्या, आबनूस और महोगनी। अब इसमें इबोनी होगा, इबोनी हो सकता है, रोजवुड हो सकता है। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा। पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में किसको जाना जाता है, तो जो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उन्हीं को लंग्स, उन्हीं को लंग्स ऑफ द प्लैनेट के रूप में कहा जाएगा। तो कौन कर रहा है, यहाँ कौन से वन होंगे, तो टैगा तो होगा नहीं, टुंड्रा भी नहीं, तो यही भूमध्य सागरीय वन हो जाएगा। कहां पर प्रवाल भित्तियां नहीं मिलती हैं, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खंभात की खाड़ी में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में क्या होगा, नहीं पाई जाएंगी। यहां भी पाई जाएंगी, मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाएंगी। और भारत में कहां पाई जाएंगी, अंडमान निकोबार पे भी पाई जाएंगी, और यहाँ अंडमान निकोबार पे भी पाई जाएंगी, यहाँ मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाएंगी, और यहाँ जो द्वीप हैं भारत के, लक्षद्वीप, वहां भी पाई जाएंगी। कहाँ नहीं पाई जाएंगी, खंभात की खाड़ी में। यहाँ क्यों नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि यहाँ क्या होगा, स्वच्छ जल
हमने क्या बताया था, स्वच्छ जल में ये नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ नदियां क्या करेंगी, स्वच्छ जल की आपूर्ति करेंगी, इसलिए नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि सैलिनिटी क्या होती है, लवणता जो होती है वो चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ खंबात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती। प्रवाल क्या होते हैं, तो प्रवाल सीलेंट्रेटा के एक मेंबर हैं, सीलेंट्रेटा के एक मेंबर हैं जो एल्गी के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ नहीं पाए जाएंगे भारत में, खंबात की खाड़ी में।